हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर गुड। आज 10 अक्टूबर 2020 है, दिन है सैटरडे, और आज मैं आप सभी के साथ एक टेक्निक शेयर करना चाहता हूं। इसको कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक जो है उसमें यह है कि आप 25 मिनट का एक टाइमर लगा दीजिए, राइट, और 25 मिनट्स के लिए सिर्फ पढ़ाई करिए। दिस इज यू कैन डू इट फॉर योर वर्क एज वेल, लेकिन ज़्यादातर आप में से स्टूडेंट्स हैं तो स्टडीज़ को लेकर अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हम अच्छे फॉर्म में नहीं होते हैं, मेंटली कुछ और चल रहा है दिमाग में, इमोशनली कुछ और चल रहा है, तो ऐसे टाइम पर अगर कुछ ऐसे टेक्निक्स या फिर ऐसी ऐसी कुछ टिप्स को हम ट्राई करें तो इट हेल्प्स, ये हमें फोकस्ड रखती हैं, इज़न्ट इट। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा। अगर आपके पास कोई टाइमर नहीं है देन फाइन, हम सभी के मोबाइल फ़ोन्स में टाइमर होते हैं। तो आप 25 मिनट का टाइमर लगाइए एंड स्टार्ट स्टडिंग। जैसे ही 25 मिनट्स ख़त्म हो जाए तो 5 मिनट का टाइमर लगा दीजिए अपने डेस्क के ऊपर से, या फिर जिस कमरे में आप पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी में हैं तो लाइब्रेरी के थोड़े बाहर निकल जाइए। 5 मिनट के बाद आप फिर से अपने स्टडी की ओर चले जाइए, फिर से 25 मिनट का एक टाइमर लगाइए। अगेन 25 मिनट्स खत्म होने के बाद 5 मिनट का ब्रेक, एंड यू विल सी कि आपको ये जो 25 मिनट्स हैं ये इतने बड़े भी नहीं लगेंगे, कब ख़त्म हो जाएंगे पता नहीं चलेगा, और बहुत सारी चीज़ें जो स्टडीज़ के टारगेट्स जो हैं वो आप अचीव कर पाएंगे। तो आई एम श्योर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको ट्राई करेंगे, एंड आई एम श्योर आपको इसका लाभ भी मिलेगा। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, स्टडी IQ की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिजाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है, कवर्स योर प्री एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन, और 16 अक्टूबर 2020 तक EMI की ऑफर भी अवेलेबल हैं। तो हमारे स्मार्ट कोर्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, हमारी EMI की ऑफ़र के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, और यू हैव टू डू इज़ अपना मोबाइल फ़ोन जो है उसमें गूगल ऐप स्टोर पर जाइए, प्ले स्टोर में जाइए, और वहाँ पर स्टडी IQ का ऐप जो है सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए, और सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे एप्लीकेशन के ऊपर से मिल जाएगी। लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। कल एक स्टूडेंट ने शायद पूछा था कि PDF कहाँ से मिलेगी, एंड जहाँ तक मुझे पता है तो 3 स्टूडेंट्स ने रिप्लाई किया था। तो थैंक यू वेरी मच, राइट, वे सारे स्टूडेंट्स को जिन्होंने कुछ ऐसे नए स्टूडेंट्स जो हैं उनको उनके कुछ बेसिक जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर आप दे देते हैं, तो दैट्स ए वेरी गुड साइन। और इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आज का वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ डियर फ्रेंड्स, आज सैटरडे है तो एज यू नो कि सैटरडे को इतने ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं होते। जनरली 4 आर्टिकल्स होते हैं, मिनिमम 4 तो होते ही हैं सैटरडे को। लेकिन आज मैंने बहुत सारे न्यूज़पेपर देखे, राइट। हिंदू में मुझे सिर्फ एक ही आर्टिकल ऐसा मिला जो हम कह सकते हैं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। फिर एक आर्टिकल जो है व्हाट शी शुड डू, ये चाइना इंडिया के बारे में है। चाइना के बारे में और कुछ चीज़ें जानेंगे, कैसे इंडिया जो है वो चाइना को परेशान कर सकता है, ये कुछ बातें हम करने वाले हैं। फिर 2 आर्टिकल्स जो हैं मेडिसिन्स निगलेक्टेड हाफ, यहाँ पर जो पेलिएटिव केयर है उसके बारे में लिखा गया एक आर्टिकल है, वो क्या है मैं समझाऊंगा आपको। और आज एक ख़ास दिन है, तो सेविंग लाइव्स अंडर द लॉन्ग शेडो ऑफ द पेंडेमिक, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। देन वी हैव सम न्यूज़ आइटम्स। तो लेट्स क्विकली क्रैक ऑन व्हाट शी, यानी कि शी जिनपिंग जो हैं उनको क्या करना चाहिए। चाइना के स्कॉलर इन द सेंस कि चाइना के ऊपर एक चाइना एज ए सब्जेक्ट अगर देखें तो उनके एक स्कॉलर हैं M. टेलर फ्रावेल, और उन्होंने ये बताया है कि बीजिंग जो है चाइना के लिए भारत की जो बॉर्डर है ये सेकेंडरी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है। नहीं समझे? ओके। अगर हम देखें कि चाइना के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है, कौन सी ऐसी बॉर्डर है जो चाइना के लिए बड़ी प्रायोरिटी है, देन दैट इज़ नॉट दिस LAC। ये लद्दाख वाला पोर्शन जो है वो नहीं है। भारत के साथ जो बॉर्डर शेयर करें वो सबसे प्राइमरी या फिर सबसे उसका नंबर जो है प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 नहीं है। नंबर 1 पर है ये पूरा एक आर्क, जापान, ताइवान और साउथ चाइना सी वाला पोर्शन जो है आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो ये अब देखिए ईस्ट चाइना सी, यहाँ पर कुछ आइलैंड्स हैं, एज यू कैन सी हियर दिस इज़ द प्लेस, राइट, शेनकाकू दियोयू आइलैंड्स। तो ये वाला पोर्शन जो है तो चाइना कहता है कि ये हमारा है, और जापान कहता है कि ये हमारे
कंट्रोल्ड आइलैंड्स हैं, ये हमारे आइलैंड्स हैं। इसकी कुछ हिस्ट्री आई थिंक ऐसी है कि इन आइलैंड्स को ख़रीदा गया था। टू बी ऑनेस्ट अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, ऑल ऑफ द सडन ये पॉइंट मेरे दिमाग में आया, तो आज सुबह मैंने इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं की है। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो कई इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एनीवे डोंट वांट टू गो इन, मुझे उसमें बहुत डीप नहीं जाना है, लेट्स फोकस ऑन दिस पॉइंट। तो ये हैं शेंकाकू आइलैंड्स, और ये पूरी जो लाइन आप देख रहे हैं राइट, चाइना के लिए ये वाला जो पूरा पोर्शन है दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन राइट। यहाँ पर है साउथ चाइना सी। इससे पहले की हमारी डिस्कशन में मैंने आपको बताया था कि साउथ चाइना सी जो हैं इसमें बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी साउथ चाइना सी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर स्टूडेंट्स यू वुड बी नोइंग कि इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करने वाला अगर कोई सी है तो वो है साउथ चाइना सी, यू नो। तो यहाँ से जो सारी शिप्स हैं वो यहाँ पर एंटर होती हैं, और यहाँ से फिर तो आपके लिए एक प्रश्न भी हैं, तो ये वाली जो स्ट्रेट है इसका नाम क्या है? बहुत ही इजी प्रश्न पूछ लिया मैंने, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है। तो बताइए कि ये स्ट्रेट जो है इसका नाम क्या है? तो देन यू एंटर हियर साउथ चाइना सी, और साउथ चाइना सी से फिर आप पैसिफिक ओशियन में एंटर करते हैं। ये ताइवान स्ट्रेट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ताइवान जो है उसके ऊपर भी चाइना का यही क्लेम है कि ताइवान जो है वो हमारा पार्ट है, और ताइवान के लोग जो हैं वो, ताइवान की सरकार जो है वो कहती है कि हम चाइना के कभी नहीं थे, वी आर एन इंडिपेंडेंट कंट्री। और ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पर, ये पूरा रीजन जो है यहाँ पर यूएसए का प्रेजेंस भी उतना हैवी है। लेट मी टेल यू कि ये वाला जो पोर्शन है तो इसकी सिक्योरिटी ये मेक श्योर करना कि इन सारी जगहों पर पायरेसी ना हो, इन सारी जगहों पर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो, तो इसके लिए यूएसए ने काफ़ी मेहनत की है। यूएसए ने काफ़ी यहाँ पर स्टेशंस जो हैं वो बनाए हैं। ए बॉर्डर विच द यूएस हैज़ कंटिन्यूड टू प्रेस ऑन द पास्ट 70 ईयर्स। पिछले लगभग 70 ईयर्स है यूएसए जो है वो यहाँ पर हैं अलग अलग कैपेसिटी में। तो ये प्राइमरी फोकस है चाइना का। सेकेंडरी पोर्शन आप कह सकते हैं कि ये अरुणाचल वाली बॉर्डर, या फिर जो ये कश्मीर, नॉट कश्मीर बट नाउ इट इज़ लद्दाख, इज़ इट, यूनियन टेरिटरी जो है हमारी लद्दाख, तो अक्साई चीन वाला पोर्शन, ये सारी चीज़ें चाइना के लिए सेकेंडरी हैं। चाइना यहाँ पर तभी इश्यूज़ क्रिएट करता है जब उनको लगता है कि इंडिया, अगर इंडिया से उनको थोड़े बहुत थ्रेट, या फिर इंडिया इन सारे देशों के साथ मिलकर कुछ करता है, तो तब चाइना जो है वो हमारे बटन प्रेस करता है यहाँ पर इस रीजन में, लद्दाख वाले पोर्शन में। और यू नो चाइना इस प्रकार से यहाँ पर चीज़ें करता है कि ना तो कोई बड़ा युद्ध हो, और ना ही वो चीज़ों को फाइनली सेटल करना चाहते हैं। वो इस मैटर को उनके हाथ में एक व्हाट वी से लेमन्स लैंग्वेज में अगर कहें तो उनके हाथ में एक चोटी आ गई है, तो वो जब चाहे वो उसको खींचते रहते हैं। जब भी उनका मन करे तब वो, जब भी उनको उसकी आवश्यकता होती है तब वो खींचते हैं। जब भी भारत के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना है तो बॉर्डर रीजन में वो लोग इश्यूज़ करेंगे। और ये पहली बार नहीं हुआ है, एक लंबे टाइम से ये इश्यू जो है वो चलता आया है। लेकिन पिछले ये वाला जो 2020 में जो सिचुएशन हुई, ये सिचुएशन जो है वो काफ़ी एक डेंजरस लेवल पर पहुंच गई है। इससे पहले के जो इस प्रकार के इश्यूज़ थे वो इतने ज़्यादा गंभीर नहीं थे, इतने ज़्यादा सीरियस नहीं थे। वो हमारे पोर्शन में आते थे और फिर वापस थोड़े टाइम के बाद नेगोशिएशंस और चीज़ों के बाद वो चले जाते थे। अब फिलहाल दिमाग में क्या चल रहा है, चाइना के टॉप लीडर्स के दिमाग में क्या चल रहा है, ये कहना जो है ये बहुत ही मुश्किल है। दोनों देशों ने, भारत और चाइना दोनों ने यहाँ पर एक बड़ी तादाद में अपने सिपाहियों को यहाँ पर तैनात कर दिया है, और इतनी भी प्रिपरेशन नहीं की है कि एक फुल फ्लेज वॉर हो सके। लेकिन डेफिनेटली इतने हमारे सैनिक वहाँ पर तो हैं ही दोनों के, कि एक लोकलाइज्ड अटैक जो है वो किया जाए, या फिर लोकलाइज्ड अटैक जो है वो हो सके। दोनों देश ये भी जानते हैं, और ख़ास करके चाइना तो ये जानता है कि अब एक डेड लॉक सिचुएशन हो चुकी है। ना तो कोई फ़ायदा होगा और ना तो नुकसान होने की कोई नुकसान होने देगा। भारत भी नुकसान नहीं होने देगा, चाइना भी चाहेगा कि नुकसान ना हो। तो एक डेड लॉक वाली सिचुएशन जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। दोनों तरफ से डिप्लोमेटिक यानी कि कूटनीतिक बातचीत जो है वो चल रही है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, CBMs जिनको कहते हैं,
तो नए सीबीएम्स तय किए गए हैं, लेकिन एक प्रश्न ये भी उठता है कि पुराने सीबीएम्स को अगर रिस्पेक्ट नहीं किया, पुराने सीबीएम्स को फॉलो नहीं किया है, तो नए सीबीएम्स को क्या रियली चाइना फॉलो करेगा? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो चाइना की ही है, क्योंकि उन्होंने ही इस पूरे इश्यू की शुरुआत की है, तो उनके ही हाथों में है कि ये पूरा इश्यू जो है वो बंद कर दें। अब अगर वो बंद करेंगे, अब अगर वो पीछे हट जाएंगे, तो एक चीज़ साबित हो जाएगी कि चाइना यहाँ पर आया था, चाइना का फॉल्ट था, राइट। तो पॉइंट नंबर 1 ये कि उनका फॉल्ट। सेकंड चीज़ कि अगर वो पीछे हट जाते हैं तो ये चाइना की तो हार होगी ही, या फिर अगर आपका कसूर है तो फिर इसमें ईगो का क्या प्रॉब्लम, जस्ट गो बैक। लेकिन सिर्फ चाइना की नहीं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी हार जो है वो शी जिनपिंग की होगी। और ऐसा नहीं है कि शी जिनपिंग जो है उनको अपोज करने वाला कोई है ही नहीं। एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था कुछ दिनों पहले, तो उसमें क्लियरली दिया गया था कि वहाँ के जो यंगस्टर्स हैं, जो ये पॉलिटिकल पार्टी को, चाइना की जो सीपीसी है, तो उसको ज्वाइन करते हैं, तो उनको भी शी जिनपिंग की पोजीशन पर पहुंचना है। आज कोई बीजेपी, कांग्रेस या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो कहीं ना कहीं वो भी चाहेगा वो व्यक्ति के वो एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, चीफ मिनिस्टर बने, यूनियन मिनिस्टर बने, मिनिस्टर ऑफ स्टेट बने, या फिर प्राइम मिनिस्टर बने, प्रेसिडेंट बने, इज़न्ट इट? तो वहाँ के भी यंगस्टर्स और बहुत सारे ऐसे सीनियर लीडर्स हैं, वो भी चाहते हैं कि वो टॉप पोजीशन पर आए। लेकिन फ़िलहाल शी जिनपिंग जो हैं वो हमेशा के लिए यहाँ पर बैठ गए हैं। उन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी वहाँ पर चेंज कर दिए हैं। तो उनके विरोध करने वाले भी लोग जो हैं चाइना में, अगर शी जिनपिंग पीछे हट गए, चाइना को पीछे हटा दिया, तो फिर वो भी उनका विरोध करेंगे और हो सकता है कि शी जिनपिंग को अपना पद जो है वो भी छोड़ना पड़े। तो दिस इज मीन्स अब डेडलॉक की सिचुएशन है, लेकिन अब चाइना एक कैच-22 सिचुएशन में तो आ चुका है कि पीछे हट गया तो हार भी होगी, और सिर्फ चाइना की नहीं लेकिन शी जिनपिंग की। और फिर दुनिया भी प्रश्न उठाएगी कि इतने बड़े आप हो गए, इतनी ताकत है आप में, इतने पैसे आप में, और आप गलत चीज़ें कर रहे हैं और फिर हार भी जाते हैं, यू नो। तो ये लंबे टाइम तक ये बातें चलती रहेगी। और फिर दूसरी चीज़ जो चाइना ने अंडर एस्टिमेट की वो है भारत के इमोशंस। उनको लगा कि भारत जो है वो 1962 की जो सिचुएशन थी वैसी होगी, लेकिन आज का ये देश जो हमारा है ये एक नया भारत है। आज के देश का हमारा जो माहौल है वो नया है, राइट। हमारी सोच जो है वो बहुत ही एडवांस हो चुकी है। और जब भी ऐसी बात आती है, दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, हमारे देश में कितनी डाइवर्सिटी है, लेकिन जब भी देश के बारे में कोई बात आती है तब ना कोई किसी स्टेट का है, ना कोई किसी रिलीजन का है, ना कोई किसी कास्ट का है, राइट। कोई ना तो गरीब है, कोई अमीर है, एवरीवन बिकम्स जस्ट वन एज इंडियंस। तो देश के लोगों का जो सपोर्ट है, चाहे कोई भी सरकार होती है, आई एम श्योर देश के लोगों का यही सपोर्ट होता है। तो ये जो सपोर्ट है ये इसको अंडर एस्टिमेट किया चाइना, इसको लेकर आज भी शायद अवेयर नहीं है। और धीरे धीरे यूएसए और इंडिया के रिलेशनशिप जो हैं ये भी काफ़ी मजबूत होते जा रहे हैं। यूएसए चाहता है कि वेस्टर्न पैसिफिक थिएटर में, यानी कि इस रीजन की बात है जो मैंने आपको बताया, राइट, ये वाला पोर्शन जो है, तो यहाँ पर यूएसए चाहता है कि इंडिया और ज़्यादा पेनिट्रेट करे, इंडिया यहाँ पर धीरे धीरे आने लगे, एक्सरसाइज करने लगे, मिलिट्री एक्सरसाइज, इंडियन नेवल प्रेजेंस यहाँ पर रहे, ये सारी चीज़ें यूएसए चाहता है। ओवरऑल इंडिया और यूएसए के मिलिट्री रिलेशनशिप जो हैं उनका टेक्सचर भी काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है। और अभी कुछ दिनों पहले की बात है, आपको मैंने बताया था क्वाड की मीटिंग में जो माइक पोम्पियो है उन्होंने क्लियरली चाइना के एग्रेशन टू द पॉइंट उन्होंने बात की, चाइना का नाम लेकर उन्होंने बात की है। और अगर चाइना जो है, चाइना यहाँ पर कुछ करने की कोशिश करेगा तो इंडिया उनको जवाब देगा। इंडिया फिर तिब्बत के इश्यू को भी और ज़्यादा बड़ा बना सकता है, तो इससे चाइना का फोकस जो है वो हट जाएगा। और जैसे चाइना का फोकस हटा तो प्राइमरी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन के ऊपर यूएसए का दबदबा बढ़ जाएगा। तो चाइना भी एक कैच-22 सिचुएशन में है, यू नो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, मेडिसिन्स निग्लेक्टेड हाफ। हम बात करने वाले हैं पेलिएटिव केयर के बारे में। पेलिएटिव केयर जो है इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे दर्द होते हैं, कुछ ऐसे फॉर एग्जांपल कैंसर, राइट। तो पहले ये जो पेलिएटिव केयर है ये सिर्फ कैंसर के पेशेंट्स को ही मिलती थी कि आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो पेन को घटाने के लिए कुछ खास ड्रग्स दिए जाते हैं,
जिनको नॉर्मल जो मॉर्फिन है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनको बैंड सब्सटेंस मीन्स सोसाइटी में या फिर किसी जगह पर आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन मेडिकली इसका इस्तेमाल होता है कि एक व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा पेन में से गुजर रहा है तो उसको अगर उसका इंजेक्शन या फिर उसका डोज दिया जाए तो वो व्यक्ति एक नॉर्मल जीवन जो है वो जी सकता है, राइट। तो आजकल HIV एड्स, फिर न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं किसी को, फिर प्रोग्रेसिव न्यूरो मस्कुलर डिजीज़ेस हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, टर्मिनल ऑर्गन फेलियर्स हैं, कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी कंडीशंस, लिवर कंडीशंस और दूसरे ऐसे जो डिजीज़ेस हैं उनके पेशेंट्स को भी ये पैलिएटिव केयर दी जाती है। हमारे देश में इसकी आवश्यकता और ज़्यादा बढ़ती जा रही है क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ NCDs जिसको हम कहते हैं, ये काफ़ी हमारे देश में भी बढ़ने लगे हैं क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। ये छोटे छोटे जो बदलाव होते हैं, राइट, हम जब 10 साल पहले देखें तो हमारे 10-15 साल पहले की बात करें तो हमारे देश में कार्स जो हैं वो बहुत लिमिटेड थी। ज़्यादातर लोगों के पास मोटरसाइकिल्स ही थे। जिनके पास कार होती थी तो वी यूज्ड टू से कि एक बहुत ही अच्छी बात है या फिर पैसे वाले होंगे कि उनके पास कार है। लेकिन आज जनरली स्पीकिंग हर एक घर के पास एक कार है। अगर हर एक घर के पास नहीं है तो 3 में से 2 घर के पास तो कार धीरे धीरे आने लगी है। मोटरसाइकिल्स तो हर जगह पर। तो वाई आई एम सेइंग दिस थिंग कि ये जो मोटरसाइकिल्स खरीदते थे लोग उस टाइम पर और कार्स खरीदने लगे हैं तो वो अपनी लग्जरी के लिए अच्छी बात है, लेकिन फिर सिटी के पोल्यूशंस भी उतने ज़्यादा बड़े हैं। तो धीरे ये जो छोटे छोटे बदलाव हैं, ये छोटे छोटे बदलाव की इम्पैक्ट कुछ सालों के बाद हमें हमारे जीवन के ऊपर देखने को मिलती है। और आज बहुत सारे लोग जो हैं लंग डिजीज़ से, फिर जैसे मैंने आपको बताया ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, बहुत साल पहले की बात है, मैंने कहीं पर एक आर्टिकल पढ़ा था, एक गुजराती न्यूज़पेपर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल था। और इस आर्टिकल में ये दिया गया था कि आज से मीन्स जब ये 100 साल पहले की बात थी कि उस टाइम पर एक व्यक्ति जो है ऑन एन एवरेज 20 किलोमीटर्स चलता था एक दिन में। एक व्यक्ति जो है अगर आप एवरेज निकालें तो ही और शी यूज टू बोथ मैन एंड वेमेन, वो 20 किलोमीटर तो चल जाते थे दिन में। और आज की जो एवरेज है ये 1 किलोमीटर से भी कम है, राइट। 1 किलोमीटर से भी कम हम चलते हैं। तो इतना भी हम वॉकिंग जो है वो ऑन एन एवरेज लोग नहीं करते। तो नेचुरली यू आर गोइंग टू सफ़र फ्रॉम सो मेनी डिजीजेस, राइट। डाइजेशन के प्रॉब्लम्स हैं, फिर देयर आर सो मेनी, इजंट इट। तो ये सारी चीज़ें के पीछे हैं हमारी लाइफस्टाइल। So there are many people living with incurable health conditions and palliative care can give them a good quality of life. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही incurable health situations से जूझ रहे हैं, तो उनको ये जो palliative care है उससे उनको एक good quality of life मिल सकती है। कुछ रिसर्च ने तो ये बताया है कि लाइफ थोड़ी बहुत एक्सटेंड मीन्स थोड़ी बहुत यानी कि 3-4 साल ऐड नहीं हो जाएंगे, लेकिन कुछ हफ्ते जो हैं वो जीवन में ऐड हो सकते हैं। पैलिएटिव केयर जो है इसको आज भी हमारे देश में ऐसा कोई ख़ास रिकॉग्निशन नहीं मिला है। WHO के मुताबिक 40 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको हर साल पैलिएटिव केयर की आवश्यकता होती है। 40 मिलियन, वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ मेनी, 4 करोड़ लोग। और 4 करोड़ लोग के जो 78% लगभग आप कहें तो 78% जितने लोग जो हैं ये गरीब देशों में या फिर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में हैं। 21 मिलियन बच्चों को इसकी आवश्यकता होती है। इसमें से 98% बच्चे जो हैं ये लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में हैं। और हमारे जैसे देश में पैलिएटिव केयर जो है इसको इतना कोई ख़ास हर एक लेवल पर अगर आप देखेंगे तो इसको कोई इतना ख़ास रिकॉग्निशन जो है नहीं मिला है। तो हमें हमारी जो नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़ हैं, हमारी सिस्टम जो हैं उनको रीबूट करना होगा और हर एक लेवल पर पैलिएटिव केयर को इम्पोर्टेंस दिया जाए, इसके बारे में काम करना चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसे पेन्स होते हैं जो आप सह नहीं पाएंगे अगर आपको पैलिएटिव केयर एक्सेसिबल नहीं है। तो फिर इतना दर्द एक व्यक्ति जो है वो पूरा हर एक क्षण जो है उनके दर्द से भरे होंगे, एंड दैट इज़ वेरी बैड। एक मिसकॉन्सेप्शंस भी है कि ओपियोइड्स और ये सारी चीज़ें दी जाएगी तो फिर इससे पेन कंट्रोल एक बाजू रहेगा और दूसरी बाजू सब्सटेंस अब्यूज़ और ये। लेकिन मेडिकली अगर मेडिकल एनवायरनमेंट में अगर प्रोफेशनल्स जो हैं, मेडिकल डॉक्टर्स और नर्सेज जो हैं वो राइट अमाउंट ऑफ डोज व्यक्ति को दें तो इसमें कोई गलत चीज़ बिल्कुल नहीं है, राइट। वी आर नॉट सेइंग कि लोग जो हैं वो घर पर ले जाए और नशा करे, इसका इट्स नॉट लाइक दैट। पैलिएटिव केयर प्रॉपर एक मेडिकल की एक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है
हमारे देश में इसको रिकॉग्निशन नहीं मिली है, लेकिन इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एनजीओज आर डूइंग ए कमेंडेबल जॉब। एनजीओ ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन एनजीओ के पास फंड की कमी की वजह से वो हर किसी को कैटर नहीं कर पाते। पैलिएटिव केयर को लेकर जो ट्रेनिंग है वो भी इतनी कोई ख़ास डिफ़िकल्ट नहीं है। हम हर एक लेवल के हेल्थ वर्कर को इसमें जल्द से जल्द ट्रेन कर सकते हैं। और जो वर्ल्ड हॉस्पाइस एंड पैलिएटिव केयर डे है, तो इसकी थीम भी है माई केयर माई कंफर्ट। तो यहाँ पर जो राइटर हैं वो कहते हैं कि ये होप करते हैं, मीन्स उनकी यही आशा है कि सरकार जो हैं, जो पावरफुल जो भी सरकार में ब्यूरोक्रेट्स एग्जीक्यूटिव्स जो हैं, वो इस पैलिएटिव केयर के प्रॉब्लम को समझेंगे और इसको एक हमारी मेडिकल सिस्टम या फिर जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट, हर एक लेवल पर पैलिएटिव केयर अवेलेबल हो, इसको लेकर काम करेंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, सेविंग लाइव्स अंडर द लॉन्ग शैडो ऑफ द पेंडेमिक। यह आर्टिकल भी मेडिकल फील्ड के साथ जुड़ा हुआ है। डियर फ्रेंड्स, मेंटल हेल्थ जो है मीन्स आजकल बहुत सारे लोगों मीन्स हर किसी का स्ट्रेस लेवल जो है वो थोड़ा बढ़ चुका है। कई लोगों को बिजनेस की चिंता है, कई लोगों को जॉब्स की चिंता है, कई लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट की चिंता है, और क्यों ना हो, क्योंकि सारी चीज़ें ऑल ऑफ द सडन रातों रात चीज़ें जो हैं वो बदल गई कोरोना वायरस की वजह से। जिन लोगों की ये सारी चीज़ें, ये प्रॉब्लम्स नहीं हैं, तो वो इन्फेक्शन की डर से गुजर रहे हैं। और ये डर भी ऐसा इट्स क्वाइट रीजनेबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अब बाहर कब तक ना जाएं, और अगर जाते हैं बाहर तो ये कोरोना वायरस के एक इन्फेक्शन का भी डर है। तो कहीं ना कहीं इसने हम सभी को अलग अलग लेवल के ऊपर, ऐसा नहीं है कि आप फिर रोने लगे, बट हम कभी ना कभी तो इससे घबराए ही हैं कि भाई ये बाहर जाना क्या ठीक होगा कोरोना वायरस से, तो मेंटल हेल्थ डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसने हमारी मेंटल हेल्थ को काफ़ी इम्पेक्ट किया। ख़ास करके वे सारे लोग जो ऑलरेडी मेंटल हेल्थ के इश्यूज से गुजर रहे हैं, तो इनके ऊपर तो इसकी इम्पेक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुई है। कुछ रिसर्च ने ये पता लगाया है कि यूनाइटेड स्टेट्स में 1918 और 1919 का जो टाइम था, इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक का टाइम था, तो उस टाइम पर बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या की थी। हांगकांग में भी 2003 का टाइम जब सार्स एपिडेमिक आया था, तो उस टाइम पर भी हांगकांग में बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या की थी। हमारे देश में भी ऐसे केसेस हमें देखने को मिले हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग, वी यूज टू बी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। ये कोविड-19 लॉकडाउन से पहले वी वर डूइंग वेरी वेल। ओवरऑल हमारी स्पीड जो है वो काफ़ी अच्छी थी, और हमारा जीवन जो है वो भी काफ़ी चेंज हुआ है। तो ये जीवन में बदलाव की वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोगों की नींद चली गई है, वो लेट तक सोते हैं। हमारे पास इतने टेक्नोलॉजी और इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि 10, 11, 12 बजे जो है वो एक बहुत ही नॉर्मल टाइम हो चुका है, और इसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ के इश्यूज़ भी लोगों को फेस करने पड़ते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि अगर कोई 9 बजे सो जाए तो कहते हैं कि ये तो बहुत जल्दी सो जाते हैं, या फिर अगर कोई 6 बजे उठ जाए तो कहते हैं ये तो बहुत जल्दी उठ जाते हैं। देयर इज़ नथिंग कॉल्ड जल्दी उठना, जल्दी सोना। राइट टाइम इज़ द की, थिंकिंग। आप देखिए, एक शब्द जो है, अगर इसकी गहराई में जाएं, देन यू अंडरस्टैंड कि इट इज़ नॉट अर्ली, इट इज़ राइट टाइम, दैट इज़ द थिंग। कि एक राइट समय पर सो जाना, राइट समय पर उठ जाना जो है, इसकी कीमत आज नहीं, लेकिन एक 10, 15, 20 सालों के बाद आपको शायद पता चले, और एनर्जी लेवल भी आप महसूस कर सकते हैं। एनीवे, तो ये मेजर लाइफस्टाइल शिफ्ट जो हैं, इसकी वजह से बहुत सारे डिजीज़ेस और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, कहीं पर मैंने पढ़ा था लेकिन आई वाज लिसनिंग टू अ डिस्कोर्स, और उसमें यह था कि आज सिचुएशन ऐसी हो गई है कि 50% से ज़्यादा न्यूयॉर्क में रहने वाले जो लोग हैं, 50% से ज़्यादा जो हैं वो किसी ना किसी प्रकार की स्लीपिंग पिल, सोने के लिए उनको कोई दवाई चाहिए, ऐसी सिचुएशन हो चुकी है। और मैनी सुसाइड्स आर रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड डिस्ट्रेस। तो ऐसे वक्त में सुसाइड्स के रेट्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, लिमिटेड इंटरेक्शंस, मास्क का इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें हमें सोशल, फिज़िकल, इकोनॉमिकल और मेंटल कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो हमारे ऊपर डालती हैं। भारत की बात करें तो पहला सुसाइड का कोविड-19 की वजह से पहली सुसाइड जो है दुनिया में, पहली सुसाइड कोविड-19 की वजह से हमारे देश में 12 फरवरी 2020 को हुई थी,
और बहुत सारे लोग जो हैं, आप पेशेंट्स को देखेंगे, कुछ पेशेंट्स जो हैं वो कोविड-19 उनको हुआ है स्टार्टिंग के टाइम पर, तो बहुत घबरा गए थे, तो वो बिल्डिंग से कूद जाते थे, आत्महत्या कर लेते थे। यू वॉन्ट बिलीव, लेकिन अल्कोहल और लिकर आउटलेट्स बंद होने की वजह से भी कुछ लोगों ने आत्महत्या की है। वो शराबी हम कह देते हैं कि ये तो शराबी हैं, लेकिन द थिंग इज़, एक वक्त के बाद वो व्यक्ति शराबी नहीं, उनको एक मेडिकल इश्यू अब हो चुका है। विदाउट अल्कोहल दे कैन नॉट वो जिंदा नहीं रह सकते, यू नो। तो आप सोचिए कि इतनी हद तक उनको जाना पड़ता है कि वो मर जाते हैं। तो सुसाइड को प्रिवेंट करना जो है वो हमारे कहीं ना कहीं हमारे हाथ में, हमारे इन द सेंस कि समाज के हाथ में है, फ्रेंड्स के हाथ में है, फैमिलीज के हाथ में है। तो जब भी हम अगर देखें कि हमारे नज़दीक का कोई व्यक्ति जो है उनका बिहेवियर ऑल ऑफ द सडन चेंज हो गया है, वो कोई सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं या फिर एंग्जाइटी में रहते हैं, अगर आपको कंप्लेन करते हैं कि वो सो नहीं पा रहे हैं कुछ दिनों से और बिहेवियर चेंज हैं, चीज़ों को एक्सप्रेस करने में डिफ़िकल्टी, अगर आपको ये शेड्स नज़र आ रहे हैं, तो आपको शायद उनकी, नॉट शायद बट उनकी हेल्प तो करनी ही चाहिए, लेकिन शायद उनको एक डॉक्टर की भी आवश्यकता या फिर कोई प्रोफेशनल की भी आवश्यकता है। यूनिवर्सल स्ट्रेटजीज़ जो देश फॉलो करता है और करना भी चाहिए, वो हैं कि हज़ार्डियस पेस्टिसाइड्स जो हैं ये इजीली अवेलेबल ना हो, कंजम्पशन अल्कोहल का जो है वो रिड्यूस कराने की कोशिश करानी चाहिए, और मीडिया को ये ध्यान रखना चाहिए कि सुसाइड्स को सेंसेशनल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जब सेंसेशनल हो जाता है, कई क्राइम्स ऐसे होते हैं जो लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनका नाम टीवी पर आएगा। यू वोंट बिलीव बट दिस इज़ ए रियलिटी कि कई लोग ऐसे इसलिए क्राइम करते हैं ताकि उनका नाम जो है वो टीवी पर आए, उनको ये उसमें सेलिब्रिटी टाइप चीज़ें लगती हैं, क्योंकि रिकॉग्निशन जो है वो हर किसी को चाहिए। और आज मेंटल हेल्थ डे है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, तो दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट आर्टिकल आज के ज़माने, आज के हमारे जीवन में। और इसके ऊपर से आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, ये एक ऐसे का टॉपिक डेफिनेटली बन सकता है। जिस प्रकार से मेंटल हेल्थ को हमने आइडेंटिफाई किया है और जिस प्रकार से मेंटल हेल्थ के इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके ऊपर से ऐसे आपको डेफिनेटली पूछा जा सकता है। मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर सुसाइडल डू नॉट रियली वांट टू डाई बट फाइंड लिविंग डिफ़िकल्ट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर कि वो मरना नहीं चाहते, लेकिन ज़िंदा रहना जो है वो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसीलिए कोई व्यक्ति जो है वो सुसाइड करता है। एंड दिस आर सम न्यूज़ आइटम्स डियर फ्रेंड्स। PDF को डाउनलोड करने के बाद इन न्यूज़ आइटम्स को देख लीजिएगा, एंड आई विल सी यू सून विद डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस वेरी सून। इसके बाद इंग्लिश वर्जन आएगा द हिंदू का, तो आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश वर्जन को फॉलो करना चाहते हैं, देन यू कैन डू दैट। और आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो इंग्लिश, फ्रेंड्स फैमिली लव्ड वंस अगर कोई हैं जो इंग्लिश वर्जन की तलाश में है, तो उनको द हिंदू इंग्लिश वर्जन के बारे में ज़रूर बताइएगा। एंड कल अब संडे है, तो कल द हिंदू या फिर डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस के लेक्चर्स नहीं आएंगे। अब हमारी मुलाकात होगी मंडे को। एंजॉय योर वीकेंड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।